ये नया रास्ता निकालते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, अगर कोई ये कहे कि रिसोर्सेज की कमी है, हिंदुस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं, हिंदुस्तान में पॉलिसी की कमी है। पॉलिसी परसेप्शन गलत है, सेंटर से लेके स्टेट तक। पैसे की कमी कहाँ से है भाई? अभी अभी आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट सुनी ना, अडानी का नाम साथी अभी भाषण दे रहे थे, ले रहे थे ना। कितने हमारे पब्लिक सेक्टर का पैसा खाया है? हमारे कम से कम 10 पब्लिक सेक्टर को फोर्स किया गया अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करने को। कहां से कमाई की उन्होंने? और अगर उनका नाम लो, क्रिटिसाइज करो तो देश को बदनाम करते हैं। अरे देश में तो हर्षद मेहता का कांड भी हुआ था, उसके ऊपर भी पार्लियामेंट बैठी थी। AIQC के जनरल सेक्रेटरी गुरुदास दास गुप्ता, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हर्षद मेहता के कांड को एक्सपोज किया था, नंगा किया था। जो एकक के लीडर थे और उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने बनाई थी। और तभी उन्होंने बोला था कि अगर सिस्टम को दुरुस्त नहीं करोगे तो हिंदुस्तान की आवाम धन दौलत पैदा करती है और हिंदुस्तान का आवाम सेवा क्षेत्र में काम करता है। तो जो धन दौलत पैदा करता है और सेवा क्षेत्र में काम करता है, उसकी धन दौलत को कुछ लुटेरे लूटते रहेंगे और देश में गैर बराबरी बढ़ती रहेगी। और सरकारें ये कह के खजाना नहीं है, लोगों की जो जायज मांगे हैं उसको अनसुनी करेगी और ठेकेदारी प्रथा से रेगुलर होने की प्रक्रिया को कहेंगी संभव नहीं है। ये सब कुछ कहेंगे वो। और इसीलिए कहा गया था कि सिस्टम को दुरुस्त करो। दुरुस्त नहीं किया गया तो उसके बाद केतन मेहता का कांड हुआ। और ये हर्षद मेहता और केतन मेहता दोनों को मिला दीजिए। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडानी कांड है, दोनों को मिक्स कर दीजिए। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और उस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बैठेगी? तब तो प्रधानमंत्री कोई और थे। मांग की गई पार्लियामेंट में और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी। सरकारों ने कितनी मानी कितनी नहीं वो तो अपने सामने है, कच्चा चिट्ठा है, कितनी मानी कितनी नहीं मानी। फिर से ये कांड हो गया। इसलिए हमारा ये मानना है, एजुकेशन समाज की अधिकार है। उस एजुकेशन को देने वाली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इनमें इन्वेस्टमेंट एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई सी भी सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो। क्या है बजट हमारा? शिक्षा का बजट हम 10% मांग रहे हैं और 2.5% भी खर्च नहीं होता है। और ऊपर से आप उन बजट्स को कम कर रहे हो। और जब उन बजट्स को कम कर रहे हो तो ठेके पे लेक्चरर रख रहे हो, ठेके पे कर्मचारी रख रहे हो। विद्यार्थी तो ठेके पे रखना शुरू कर दोगे, उसका भी मुझे डर लग रहा है। लेकिन सरकारें ठेके पे नहीं है, तुम भी ठेके पे हो जाओ ना। कर दो ना ओपन टेंडरिंग तुम लोग भी। वो नहीं होगा ठेके पे। आप कुर्सी पे रहने चाहिए। आप एक बार MLA हुए, एक बार MLC हुए, एक बार MP हुए, 3-3 पेंशन पाएंगे। और अगर एम्प्लॉइज उठाएं ये सवाल कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छी थी, हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, तो आप कहते हो पैसा नहीं है, कहां से देंगे? आप 3-3 पेंशन लेते हो, आप 3-3 पेंशन लेते हो। और कोई तो 4-4 ले रहा, फ्रीडम फाइटर वाली पेंशन भी ले रहा। तो हिंदुस्तान के अंदर इस सब चीजों के ऊपर मजदूर वर्ग क्यों नहीं आवाज उठाएगा? क्यों नहीं कानी दृष्टि रखेगा? क्यों नहीं वर्किंग क्लास ये सवाल करेगी? करोड़ों करोड़ जनता इस देश को बनाने में लगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में लगी हुई है, विश्वविद्यालयों अस्पतालों को चलाने में लगी हुई है। और हमारा अनुभव क्या है? हर जो आपदा आती है उस आपदा में सरकारी कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर ही मैदान में उतर के आवाम की सेवा करता है। और ताजा उदाहरण है कोविड के टाइम पे। कहाँ थी ये अडानीज, अंबानीज या टाटा सा बिरला? केवल और केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल और पब्लिक सेक्टर का हेल्थ सिस्टम जनता की सेवा कर रहा था, केवल और केवल। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में भी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख अपनी जेब में लेके घूमने वाला भी तरस रहा था, वहां नहीं जा रहा था सरकारी अस्पताल के धक्के खाने के लिए। वो भी तैयार था कि बेड चाहिए उसको। इसलिए हम ये समझते हैं किसी भी मुल्क के लिए
पब्लिक सेक्टर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना एक बुनियादी आवश्यकता है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, जहां हमें अधिकार है, जिस अधिकार के तहत हम यहाँ बैठे हैं। हमें अधिकार है, हम जो मर्जी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम गाली देंगे, पर हम अपनी राय रख सकते हैं। सरकार की नीतियों से हमारी भिन्नता है, हम अपनी भिन्न राय रख सकते हैं। उनकी नीतियों से विरोध है, उस डाइसेंट को, उस विरोध को हम प्रकट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमारे बहुत से अधिकार हैं, जिसमें राइट टू लिव एंड लिविंग विद डिग्निटी भी है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हिदायत देते हैं सरकारों को कि आपने इक्विटी के लिए, जस्टिस के लिए, सबको समानता के लिए, सब जो नीचे दबे कुचले थे उनको ऊपर लाने के लिए, उन अधिकारों को देने के लिए सरकारों की नीतियां रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो डायरेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हम क्यों नहीं सरकारों से पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो? इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जिम्मेदारी है सरकारों की, और वो ये बोल देते हैं कि धन नहीं। मैं आपको थोड़े से आंकड़े देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कहा एजुकेशन हमारा बुनियादी हक है और उसको फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है, और सरकारों को डायरेक्शन दी गई है इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की। उसी की वजह से कोठारी कमीशन बना था, और कोठारी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और तब कोठारी कमीशन ने 69 में कहा था कि 10% बजट होना चाहिए, और बजट चल रहा है 2%, 3%, 5%, 4%, फिर नीचे आ गया 2%। तो अब तो 10% से भी ज्यादा हो तो कहीं बैकलॉग खत्म हो। पर बजट को बढ़ाने की बजाय बजट काटे जा रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज लाई जा रही है, उनको कहा जा रहा है तुम्हें आराम से जमीन दे देंगे, तुम तय करोगे क्या कोर्स पढ़ाना है, तुम तय करोगे कौन लेक्चरर होंगे, तुम तय करोगे बच्चों की फीस क्या होगी। और अपनी यूनिवर्सिटीज मरती हैं तो मरने दो, और विदेशी यूनिवर्सिटियों के लिए रेड कारपेट बिछाने की कोशिश की जा रही। इसी तरीके से हेल्थ सिस्टम का जहां प्रश्न है, वो हमारा बुनियादी हक है। राइट टू हेल्थ हमारा राइट है, और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए गवर्नमेंट से। 2% से भी नीचे इन्वेस्टमेंट है, और कोरोना ने दिखा दिया कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बिना आप आने वाले दिनों में किसी भी नेचुरल या मैन मेड जो आपदा आएगी, उससे अपने लोगों को बचाना मुश्किल होगा। तो क्या प्रिपेयर्डनेस है? नहीं, उसका बजट घटाया गया है। एजुकेशन का बजट प्रैक्टिकली रिड्यूस्ड है। और अगर आप देखते हैं कि जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग होती है, वेलफेयर स्कीम्स, उसमें बजट कम किए गए हैं। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया से जो भागे गए गांवों में पैदल चल के, और वहां जा करके कैसे जिंदा रहे, वो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, BA पास बच्चे, MA पास बच्चे, PhD बच्चे, जिनको फावड़ा नहीं पकड़ना आता, वो वहां फावड़ा पकड़ के मनरेगा के तहत अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। ये हुआ है। उस मनरेगा का बजट 30% कम कर दिया गया इस बार। सारी वेलफेयर स्कीम को डेड करने की कोशिश की जा रही है। और प्रियम्बल में लिखा है, We the people of India resolve to build a sovereign, socialist, secular, democratic Republic of India। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल कह रहा है कि हमें एक स्वयं भू समाजवादी धर्मनिरपेक्ष भारत, गणतंत्र भारत का निर्माण करना है। और ये किसने कहा है? लोगों ने कहा है। We the people resolve। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपने को दिया है, तो तुम कौन होते हो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध काम करने वाले? हम लोगों ने वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने को दिया है, इस देश के अवाम ने दिया है। हमारे जो पुरखे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन के टाइम पे थे, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की राखी हम नहीं करेंगे? उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहा है सरकारें नहीं करती, तो हम लड़ेंगे नहीं क्या? हम बिल्कुल लड़ेंगे। और इसीलिए जो कुछ बुनियादी चीजें हैं, जो घर के बिना है, छत के बिना है, घर दो भाई। जिसको पानी नहीं मिल रहा उसको पानी दो भाई। जिसके घर में एक भी बिजली का लट्टू नहीं है उसको सब्सिडाइज बिजली दो। और हर बच्चे को पढ़ाई का अधिकार दो, यह हक है
नहीं तो भारत कैसे भारत रहेगा। इसीलिए मैं आप साथियों से कुछ आंकड़े देना चाहती हूँ। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगी, आपका आंदोलन चलेगा, एक आधी बार फिर आऊंगी मैं। मुझे बहुत घूमना पड़ रहा है, अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ रहा है। हम इस पूरा साल में